मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आज मैं वीडियो में आपके उस प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ जो आपको बहुत सता रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा है कि मैडम केशव की संवाद योजना की विशेषताओं को स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सही प्रश्न पूछा है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में मैं आपको रीतिकाल के रीतिबद्ध आचार्य कवि केशव दास की संवाद योजना की विशेषता के प्रत्येक बिंदु को, हर बिंदु को बहुत विस्तार के साथ और उदाहरणों के साथ स्पष्ट करने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें अपनी समस्या। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कवि केशव को जहाँ एक और कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है, उन्हें हृदयहीन कवि कहा जाता है, वहीं यदि हम उन्हें काव्य संवादों का शहंशाह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके संवाद सरस हैं, स्पष्ट और स्वाभाविक तो हैं ही, साथ ही नाटकीय शैली का समावेश करके केशव ने अपनी संवाद संरचना में अपनी अपूर्व प्रतिभा और मौलिकता का परिचय हमारे सामने रखा है। इन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसी रचनाएं की, किंतु रामचंद्रिका, मैं आपको बता दूं, रामचंद्र नाम की जो उनकी पुस्तक है, ये पुस्तक उनको हिंदी साहित्य में एक अनन्य स्थान दिलाती है। और संवाद योजना की दृष्टि से तो उनकी यह पुस्तक रामचंद्रिका रीति काव्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि रामचंद्रिका जैसी संवाद योजना हिंदी में किसी भी जगह, किसी भी रचना में दुर्लभ है, मिलती ही नहीं हमको। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे ज्यादा अधिक सफलता संवादों में मिली है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। केशव की रामचंद्रिका में कुल मिलाकर 9 संवाद हैं। पहला संवाद है सुमति विमति का संवाद, रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद, राम और सीता का संवाद, राम और लक्ष्मण का संवाद, शूर्पणखा और राम का संवाद, सीता और रावण का संवाद, सीता और हनुमान का संवाद, और रावण अंगद संवाद, जिसमें रावण अंगद संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है। साहित्य में पात्रों में, रचना के अंतर्गत पात्रों में जो वार्ता होती है, जो आपस में बातचीत होती है, उस वार्ता को, उस बातचीत को हम संवाद या कथोपकथन के नाम से जाने जाते हैं। और साहित्य में उन्हीं संवादों को अधिक प्रभावशाली माना जाता है जो स्वाभाविक होते हैं तथा वक्ता की मनोदशा के अनुकूल होते हैं, जिनमें हृदय की स्थिति के अनुकूल शब्दों की संयोजना की गई हो। वे सजीव, स्वाभाविक और नाटकीय होने चाहिए। आज हम इन्हीं आधारों पर रीतिकाल के आचार्य कवि केशव दास की संवाद योजना की समीक्षा करने जा रहे हैं। जानेंगे कि क्यों केशव की संवाद योजना को बेजोड़ कहा जाता है, उनकी संवाद योजना को क्यों सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो आइए देखते हैं उनकी संवाद योजना की विशेषताएं। जब उनके संवादों को पढ़ती हूं तो उन संवादों में जो मुझे सबसे पहली विशेषता दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि उनके संवाद कथा विकास में सहायक हैं और गत्यात्मक संवाद हैं। गत्यात्मक मतलब वो कथा को गति देते हैं, विकसित देते हैं। वस्तुतः किसी भी वर्णनात्मक कृति में पात्रों की जो बातचीत होती है, पात्रों की जो आपसी वार्तालाप होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उन्हें ही संवाद या कथोपकथन कहा जाता है। और ये जो कथोपकथन होते हैं, ये जो संवाद होते हैं, वो उस कथा के विकास में, उसकी अभिवृद्धि में बहुत आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संवादों का उद्देश्य घटनाओं व दृश्यों में गतिशीलता एवं सजीवता को लाना होता है, जिससे कथा वस्तु रोचक बन जाती है, और रोचक होने के साथ साथ वो ग्राह्य बन जाती है। बहुत आसानी से हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। और इन्हीं संवादों के माध्यम से उस रचना की जो विभिन्न घटनाएं होती हैं, कथानक की जो विभिन्न घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को संगठित किया जाता है, उन्हें आपस में संबंधित किया जाता है। केशव की रामचंद्रिका का जो कथानक संवादों के सहारे बड़ा तीव्रता के साथ और बड़ी सहजता के साथ विकसित हुआ है।
एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूं जिससे आपको लगेगा कि किस तरीके से जो उनके संवाद है वो कथा को एक के बाद एक के बाद एक के बाद किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। जब अंगद दरबार में पहुंचते हैं तो देखिए रावण उनसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन हो पठयो सो को नहीं और यहां तुम्हें कह काम है। अब जब ये प्रश्न पूछा गया है तो अंगद इसका जवाब दे रहे हैं कि जाति वानर लोकनायक दूत अंगद नाम है। कथा आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब इससे आगे और कथा बढ़ेगी तो उनके संवादों की यह विशेषता है कि वह कथा को विकसित और अभिवृद्धि देते जाते हैं। उनके संवादों की एक खास विशेषता में और दिखाई देती है, वो है संक्षिप्तता और स्वाभाविकता। केशव दास के संक्षिप्त और स्वाभाविक संवाद न केवल घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही पाठक को बांधे रखते हैं और सीधे मर्म में उतर जाते हैं, हमारे हृदय को छू जाते हैं। पाठक को ये देख लीजिए कि जो केशव हैं वो लंबे लंबे प्रसंगों को, बड़े बड़े संवादों को अत्यंत संक्षिप्त रूप में रख देना केशव दास की संवाद योजना की एक निजी विशेषता है। रामचंद्रिका के संवादों में हमें गागर में सागर भर देने वाली कहावत चरितार्थ होते दिखती है। उदाहरण के लिए एक प्रसंग देखते हैं कि दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, राम लक्ष्मण और सीता को वनवास हो चुका है और उनके वनगमन का कारण की सूचना दी जा रही है। तो इतनी सारी बातों को केशव ने केवल एक पंक्ति में कहलवा दिया है, मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोक ही क्यों शुद्ध शोक लगे। तो देखिए आप, जरा सी बात में गागर में सागर भर दिया कि नहीं भर दिया उन्होंने। केशव की संवाद योजना की वक्रोक्ति एवं व्यंग्यमयता भी देखने योग्य है। केशव दास की संवाद योजना की प्रमुख विशेषता मैं मानती ही यही हूं, उसमें जो विद्यमान वक्रोक्तियां हैं उनका जो प्रखर स्वरूप है वो उनकी संवाद योजना की बहुत प्रमुख विशेषता है। और इन ऐसे संवादों में उक्ति वैचित्र का चमत्कार हमें देखने को मिलता है। रामचंद्रिका में राम परशुराम के साथ साथ अंगद और रावण का जो संवाद है उसमें हमें काफी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में व्यंग्यमयता मिलती है। रावण और अंगद के संवाद का एक उदाहरण देखते हैं। जब अंगद रावण के दरबार में पहुंचा है और रावण उनसे परिचय मांग रहे हैं तो उसी समय रावण के एक मंत्री हैं जिनका नाम है महोदर, और महोदर है वो भी अंगद का मखौल उड़ाने के लिए पूछ रहे हैं कि लंक लाए गए जो बानर कौन नाम बखानिए, मेघनाथ जो बांधिए वो मारियो बहुधा तबे। तब अंगद ने बड़े व्यंग के साथ उसको जवाब दिया। वो कहते हैं कि लोक लाज दुर्यो रहो अति जान जेना कहाँ अवे। कितनी व्यंग के बाण से उसने महोदर को आहत कर दिया, घायल कर दिया कि भाई वो जो हनुमान जी थे ना, जो आए थे पहले, तुम्हारी लंका के स्त्रियों की बेशर्मी के कारण, उनकी अश्लीलता के कारण, उन्होंने महलों में देखा तुम्हारी स्त्रियों को नग्न अवस्था में, और वो व्यक्ति बड़ा सुसंस्कारित और शीलता का की प्रतिमूर्ति था, वो उन दृश्यों को देख नहीं सकता था, इसलिए लोक लाज से वो अपने आप को उसने छुपा रखा है और अब पता नहीं वो कहाँ है। तो बातों बातों में उन्होंने जो लंका में जो कामुकता है, जो वासना वही दृष्टियां हैं, जो स्त्री की स्थिति है, उन पर उसने चुपता हुआ व्यंग्य किया है। इसलिए द्वारका प्रसाद सक्सेना जी कहते हैं कि इस संवाद में अंगद और रावण दोनों ही बड़े चातुर्य के साथ एक दूसरे पर व्यंग्य करते हुए प्रतिपक्षी की हीनता और अपनी महत्ता को प्रदर्शित करते चलते हैं। केशव की जो संवाद योजना है उसमें भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना की गई है। केशव भावानुकूल संवाद रामचंद्रिका में पात्रों के आंतरिक भावों को प्रकट करने में पूरी तरीके से केशव दास सफल हुए हैं। अंगद का पैर पटकना, रावण का डगमगाना, क्रोध में नथुने फुलाना, राम की महिमा का भावपूर्ण बखान करना, ये सब उनके सुंदर भाव योजना के उदाहरण हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जब अंगद राम की महिमा का बखान करते हुए बताते हैं कि राम क्या चीज है, तुम क्या जानो रावण। उन्होंने कहा है, पाहन ते पत्नी करी पावन, टूक कियो हर को धन को रे, छत्र विहीन करी क्षण में, चिति गर्व हरियो तिनके बल को रे। इतने महान है मेरे राम, जिन्होंने परशुराम के गर्भ का भी हरण किया, उस परशुराम के गर्भ का हरण किया जिन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय से हीन कर दिया, उन्होंने पत्थर से पावन पत्नी बना दी। इस तरीके से भावानुकूलता की दृष्टि से जो अंगद रावण संवाद है वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का बन पड़ा है। ये ही भावानुकूलता
हम परशुराम संवाद में भी देखते हैं, जब शिव धनुष भंग हो जाता है और परशुराम क्रोधित हो उठते हैं, अपने शौर्य का बखान करते हैं, तब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं, तो परशुराम की जो क्रोधाग्नि है वो और अधिक तीव्र हो जाती है। इस प्रकार केशव के जो संवाद हैं वो भावों को उद्दीप्त करने वाले हैं। केशव के संवादों में हमें वाक चातुर्य और चुटीलापन बहुत दिखाई देता है, और ये सोच लीजिए ये विशेषता उनके संवादों के प्राण है। प्रोफेसर सुरेश चंद्र गुप्त कहते हैं कि रावण अंगद संवाद केशव के वचन विलास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दरबारी कवि होने के कारण केशव में राज दरबारों के अनुकूल वाक्पटुता थी, इसीलिए उनके संवादों में वाक चातुर्य और चुटीलापन बहुलता के साथ हमें दिखाई देता है। केशव के पात्र एक दूसरे पर चुटीले व्यंग बाणों का प्रहार करते हैं और उन्हें सुनकर अनायास ही हम पाठकों में एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी, रोज एक उत्साह का संचार हो जाता है। रावण जब अंगद से उसका और उसके पिता का परिचय पूछता है, तब अंगद देखिए कितने रोचक तरीके से रावण की चुटकी लेता है। एक उदाहरण देखिए, रावण पूछ रहे हैं कौन के सुत, अंगद कह रहा है बाली के। वह कौन बाली? तो अंगद कह रहा है ना जानिए। क्या मजा लिया देखो, ना उसको नहीं जानते आप, बाली को नहीं जानते। कांख चाप तुम्हें जो सागर सात न्यात बखानी है, जिसने तुमको कांख में दबाकर और सातों समुद्रों में स्नान किया, उसे तुम नहीं जानते। ये चुटीलापन है अंगद रावण संवाद में। उनके संवादों में चाहे वो भाव की दृष्टि से हो चाहे वो कला की दृष्टि से हो, हमें विविधता देखने को बहुत मिलती है। एक रास्ता नहीं है उनके संवादों में। उनके संवाद कई तरीके के, कई प्रकार के संवाद हैं। और यदि किसी काव्य कृति के संवादों को केवल एक ही प्रकार की भाव भूमि पर स्थापित किया जाए तो उसमें कोई रोचकता, कोई आकर्षक, कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। अतः जरूरी है कि लेखक उसमें विभिन्नता का समायोजन करे। और आचार्य केशव ने इसी लक्ष्य को लेकर अपनी रामचंद्रिका में संवादों में भाव और कला दोनों दृष्टि से वैविध्य का समावेश किया। उनके संवादों को हम गद्यात्मक संवाद, चरित्रोद्घाटक संवाद, पूर्व घटना सूचक संवाद, प्रश्नोत्तर मूलक संवाद, व्यंग्यात्मक संवाद, भावानुकूल संवाद, कूटनीतिक संवाद, परिचयात्मक संवाद, नाटकीय संवाद और आध्यात्मिक संवाद आदि वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। उनके संवादों की एक विशिष्ट विशेषता है कि वो पात्रानुकूल हैं और पात्रों के चरित्रों का उद्घाटन करने वाले संवाद है। मतलब पात्रानुकूलता और चरित्रोद्घाटकता केशव के संवादों की बहुत बड़ी विशेषता है। अंगद रावण संवाद में दोनों पात्र अपने चरित्र, अपने व्यवहार और प्रकृति के अनुकूल आचरण करते हुए वार्ता के माध्यम से अपनी अपनी भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जब रावण सब कुछ जानते हुए भी अंगद के सामने हनुमान की हीनता दिखाता हुआ अनजान बनते हुए अंगद से पूछता है कौन है वह बांध के हम देह पूछी सबे दही, तो रावण का उक्त कथन उसके अहंकार को, उसके गर्व को, उसके दर्प को, उसके बड़बोलेपन को, उसकी कूटनीतिकता को हमारे सामने रखता है। इस तरीके से रावण का जो चरित्र है वो इस एक संवाद के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है। और अंगद भी उसी कुशलता के साथ, उसी वाक्पटुता का परिचय देते हुए अपने संवाद में साफ साफ कह देते हैं कि लंक जारी संघारी अक्ष गयो सो बात व्रता कही। मतलब साफ साफ बात वो भी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा हनुमान जी ने वहां जाकर जो हमसे कहा कि अक्षय कुमार को मारा है या लंका को जलाया है, उन्होंने बेकार ही कही। यहाँ पर हमें जो अंगद है, अंगद का जो वाक चातुर्य है वो हमें देखने को मिलता है। उनके संवादों में प्रत्युत्पन्नमति संवादों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्रत्युत्पन्नमति क्या है? प्रत्युत्पन्नमति मतलब हाजिर जवाबी, प्रश्न सामने रखा तुरंत जवाब और बिल्कुल सटीक जवाब, तर्क पे आधारित जवाब। कवि ने बातों ही बातों में सामने वाले पात्र से सवाल करवाए हैं और साथ ही साथ उन सवालों का जवाब भी दिलवाया है, और जवाब भी ऐसा दिलवाया है कि जो प्रश्न करता है वो हक्का बक्का रह जाता है। रावण अंगद संवाद में अंगद की इस प्रत्युन्नमति जो उनकी कुशलता है, इस कौशल के कारण रावण भी दांतों तली उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाता है। और उनकी इसी विशेषता के कारण तो राम ने अंगद को अपना दूत बना के, अपना शांति दूत बना के रावण के दरबार में भेजा है। देखिए एक उदाहरण देखते हैं। रावण अंगद से पूछ रहा है कि राम को काम कहा। अंगद जवाब देते हैं रिपु जीत ही, रिपु जीतना, शत्रुओं को जीतना। तो रावण कहता है कौन कभी रिपु जीतो कहाँ, भाई कौन कौन से रिपु जीत लिए, कब कब जीत लिए? अंगद जवाब दे रहे हैं बाली बली, बाली बली को जीता।
रावण फटाक से जवाब दे रहा है, छल सो, धोखे से जीता। अंगद फिर कह रहा है, भृगुनंदन गर्व हर्यो, भृगुनंदन का गर्व हरा। भाई दूसरा उदाहरण बिल्कुल तुरंत तैयार है। रावण कहते हैं, जो दीन महारे, वो तो बहुत गरीब बेचारा ब्राह्मण है। तो अंगद कहते हैं, अच्छा वो जो दीन है, जिसने धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, जिसने है राज के प्राणों का हरण कर लिया, वो गरीब, वो दीन है। अरे ऐसे परशुराम के गर्व को हरा उन्होंने। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनके जो संवाद हैं वो प्रत्युत्पन्नमति संवाद है। उनके संवादों में कहीं भी शिष्टता की और मर्यादा की कमी हमें देखने को नहीं मिलती। उनके संवाद बहुत ही शिष्टाचारपूर्ण संवाद है। प्रोफेसर गुप्त के अनुसार दोनों ओर से राजसभाचित मर्यादा का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। दोनों ओर से कौन कौन? अंगद की तरफ से भी और रावण की तरफ से भी। अंगद को सदैव यह ध्यान रहता है कि वो दूत बनकर आया है और एक महान प्रतापी शासक के दरबार में खड़ा है। वो कहीं भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। और दूसरी तरफ रावण को यह ज्ञात है और वो भी इस मर्यादा का पालन कर रहा है कि अंगद दूत है, तो अंगद के साथ कोई भी इस तरीके का अशिष्ट व्यवहार नहीं किया जाए जो कि अनैतिकता की श्रेणी में आता हो। इस संवाद में साफ साफ लिखा है कि जो मानस में थोड़ी सी हमको शैतानी और उद्धता दिखाई देती है, केशव के संवादों में वो शैतानी, वो उद्धता हमें दिखाई नहीं देती। केशव अपने संवादों में पात्रानुकूल शिष्टाचार, शील, मर्यादा आदि का बड़ा ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि केशव खुद दरबारी कवि हैं और वो दरबार के एटिकेट्स को, दरबार के शिष्टाचार को जानते हैं। केशव अपने पात्र से, अब उसके मुख से कोई भी ऐसा वाक्य नहीं कहलवाते, कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहलवाते जो शिष्टाचार या सामाजिक मर्यादा के प्रतिकूल हो या जिनसे कोई मर्यादा भंग होने की आशंका हो। उनमें राज दरबारों जैसी हाजिर जवाबी और शिष्टता है, जिसका सुंदर उदाहरण रावण अंगद संवाद में हमें जगह जगह देखने को मिल रहा है। अब देखिए, रावण अंगद की भावनाओं को भड़काना चाहता है, क्योंकि जब अंगद उनके सीधे सीधे उनके कब्जे में नहीं आ रहा है रावण के, तो कितने शिष्ट शब्दों में, कितने मीठे मीठे शब्दों में वो अंगद को नीचा दिखा रहा है कि तुम कैसे पुत्र हो। वो कहता है, जो सुत अपने बाप को बैर न ले प्रकाश, ताशो जीवित ही मर्यो लोग कहे तजास। अंगद उतनी शिष्टता से रावण की दुष्टता का जवाब देते हैं। वो कहते हैं, इनको विलग ना मानिए, कहीं केशव पलवाद और पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यों साधु। इस तरीके से शिष्टता का पूरा पालन इनके संवादों में हमें देखने को मिलता है। उनके संवादों में, केशव के संवादों में हमको नाटकीयता और चित्रात्मकता के दर्शन जगह जगह होते हैं। केशव के संवादों में नाटकीयता का गुण इस कदर विद्यमान है कि जब उनके पात्र अपने संवाद बोलते हैं तो हमें वचन सुनने के साथ साथ हमारी आंखों के सामने उनका अभिनय भी साकार हो उठता है, जो उनके संवादों को उत्कृष्टता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। इन्होंने अपनी नाटकीय शैली में संवादों की रचना करके अपने अनोखी प्रतिभा का साक्षात्कार पाठकों से करवाया है। आपको एक उदाहरण बताती हूँ जहां उनको अपूर्व नाटकीयता देखने को मिल रही है। अंगद रावण के दरबार में पहुंच चुके हैं और जब वो वहां पहुंच चुके हैं तो द्वारपाल किस तरीके से नाटकीय शैली में मतलब दिखा रहा है कि हम देवताओं का कितना अपमान करते हैं, देवता हमसे कितना दबते हैं, कितना डरते हैं। मतलब रावण तो रावण, उनका द्वारपाल भी क्या कर रहा है वो देखो आप। पढ़ो विरंच मौन वेद, जीव सार छोड़ दे। ब्रह्मा जी चुपचाप होके अपने वेदों को पढ़ो और जीव सोर छोड़ दे। और कुबेर बेर के कहीं ना यक्ष मीड़ वीर मीड़ रे, और दिने से जाई दूर बैठे नारद आदि संग ही, न बोले चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। इस तरीके से उनके जो संवाद हैं उनमें नाटकीय शैली का समावेश उनकी एक अपूर्व विशेषता है। उनके संवादों की जो उनके जो पात्र हैं वो आद्यंत तक अभिनयात्मक ढंग से बातचीत करते करते उत्तर प्रत्युत्तर देते चले जाते हैं। उनके संवादों की एक खास विशेषता हमें दिखाई देती है, वो है कि उनके संवादों में कूटनीतिज्ञता और भेद नीति भी कूट कूट के भरी हुई है। केशव के संवाद राजनीतिक दांवपेच और कूटनीति से लबालब भरे हुए हैं। अंगद रावण संवाद में ऐसे उदाहरण एक नहीं अनेक देखे जा सकते हैं। जब रावण देखता है कि अंगद पर उसका रौब नहीं जम पा रहा है तो वो भेद नीति का सहारा लेता हुआ उस अंगद को अपनी ओर मिलाने के लिए उकसाता है। मतलब
सब तरीके के काम करता है, लोभ भी देता है, उकसाता भी है, उसके स्वाभिमान को भी चोट पहुंचाता है। तो वो कैसे उकसा रहे हैं उसको कि नील सुकेन हनु नल उनके और सबे कभी पुंज तिहारे, आठों आठ दिशा बली है अपने पद ले, पिता जाल लगे मारे, जिसने पिता को मार दिया उनसे हत्या का बदला लेकर अपने पिता के और अपना पद को ग्रहण कर। किंतु रावण की चाल अंगद पर चल नहीं पाती और अंगद भी रावण की कूटनीतिक चाल का कूटनीतिक उत्तर ही देते हैं। वे साफ साफ कह देते हैं कि आप जो भेद नीति और कूटनीति नहीं अपना रहे हो ना, कोई नई नहीं है, राजाओं के लिए पुरानी बात है। राजा ऐसी नीतियां अपनाते रहे हैं और मैं नीतियों से वाकिफ हूं, जानकार हूं इन नीतियों का। तुम्हारी इन भेद नीति का कूटनीतिज्ञ जो तुम्हारी चाल है, इन चालों का मेरे हृदय में कोई भी स्थान नहीं है, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मैं बदलने वाला नहीं हूं। केशव की जो संवाद योजना है, उसकी जो भाषा है, बोलचाल की जो ब्रज भाषा है, वो बिल्कुल भावानुकूल है, पात्रानुकूल है, प्रभाव महता है उसमें। चंद्रवली पांडे ने कहा है कि यह संवाद स्पष्ट, सरस और प्रभावोत्पादक है, साथ ही एक दूसरे को पराजित करने की स्पर्धा के भाव से दीप्त है। और ये जो दीप्त भाव है, इसकी भाषा को अधिक से अधिक प्राणवान बनाने में समर्थ हुआ है। केशव के अधिकांश संवादों में हमें धारा प्रवाह देने जो सरल और सहज ब्रज भाषा दिखाई देती है। मतलब रीतिकाल के सभी कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और वैसे जो क्या कहते हैं केशव हैं, उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, लेकिन यहाँ उनकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है। हमने पढ़ा अंगद और रावण का संवाद, हमने इसके पहले पढ़ा है, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो जरूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको वहां ढंग से पढ़िए और देखिए कि आपको उसके लिए कोई शब्दार्थों को जानने की जरूरत नहीं है। एकदम सहज, सरल, स्वाभाविक, आम बोलचाल किसी भाषा हमें दिखाई देती है। केशव ने अपनी इस सरल भाषा में मीठी से मीठी चुटकियां भी ली हैं और करारे से करारे व्यंग प्रहार भी किए हैं। अंगद का प्रस्तुत संवाद देखिए कितना मार्मिक और अर्थ गंभीर है, और प्रवाह की दृष्टि से देखिए इस संवाद को। जब अंगद रावण को समझा रहे हैं कि तू क्या अपने ऐश्वर्य और अपनी समृद्धि पे गर्व कर रहा है, किसी के साथ ये ऐश्वर्य और समृद्धि साथ जाने वाली नहीं है जब वो इस दुनिया से जाता है। वो कहते हैं हाथी न साथी न घोड़े न चेरे, न गांव न ठाऊ कोठाऊ बिले है, और तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तिय कहूं संग रहे, और केशव काम के राम विसारत और निकाम से काम न है। अरे चेत रे चेत अचोल चित अंतर, अंतर लोग अकेलो मुझे है। द्वारका प्रसाद सक्सेना इसीलिए कहते हैं कि उनकी जो संवाद है, उनके संवाद में जो प्रश्नोत्तर शैली की ताजगी दिखाई देती है, दर्प की जो तेजस्विता दिखाई देती है, जो हाजिर जवाबी प्रकृति, कूटनीतिक चातुर्य और नीतियुक्त कौशल दिखाई देता है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो मैंने आज आपको केशव की जो संवाद योजना है उसकी विशेषताएं बताई। इन सारे विवरण के आधार पर जो आज मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रामचंद्रिका में निहित संवाद योजना सहज, स्वाभाविक और प्रभावशाली है। उनके संवाद पात्रानुकूल हैं, संक्षिप्त हैं, नाटकीय हैं, व्यंग्यपूर्ण हैं, भावानुकूल हैं और मर्म को स्पर्श करने वाले हैं। इनमें पात्रों की चारित्रिक विशेषता एवं कथा को विकास देने की पूर्ण क्षमता विद्यमान है। मौलिकता है, केशव की मौलिकता दिखाई देती है, तथा शिल्प चमत्कार से रामचंद्रिका में एक अनूठापन आ गया है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव के संवादों के संदर्भ में जो लिखा है ना, वो मुझे अक्षरशः 100% सही लगता है। आपको बताती हूँ कि विजयपाल सिंह जी ने क्या कहा है। विजयपाल सिंह जी ने कहा है कि केशव दरबारी कवि होने के कारण दरबारी कूटनीति और राजनीतिपूर्ण वार्ता में प्रवीण थे। व्यंग एवं वाग वैदज्ञ में पटु होने के कारण वह संवादों के पारखी केशव के अधिकांश संवाद बहुत ही सुंदर, आकर्षक और चुस्त दुरुस्त बन चुके हैं। फड़कती हुई सजीव भाषा में पात्रानुकूल रस व्यंजना, व्यंग विदग्धता, मुंह तोड़ उत्तर प्रत्युत्तर तथा भावानुकूल छंद योजना इनके संवादों की कतिपय विशेषताएं हैं। वो कहते हैं कि संवादों में केशव की आत्मा मुखरित हो उठी है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रामचंद्रिका में की गई संवाद योजना निश्चय ही बहुत ही प्रशंसनीय है, अद्वितीय है। उनमें सर्वत्र एक सजीव चेतना अंतर्निहित है। उनकी संवाद योजना हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है उनकी संवाद योजना। और समकालीन कवियों में कवि केशव दास को जो इतना उच्च स्थान दिया जाता है, जो इतनी श्रेष्ठता उनकी प्रतिपादित की जाती है, उसका बहुत बड़ा कारण है उनकी संवाद योजना। इसी संवाद योजना के कारण रीतिकालीन कवियों में
कवि केशवदास श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में केशव की संवाद योजना की विशेषताएं बताई। आशा है आपको हर एक बिंदु स्पष्ट हुआ होगा। फिर भी यदि कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।